नमस्कार मित्रों, निर्माण आईएएस के विशेष कार्यक्रम भारत की महान विभूतियां श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है, अतः हम लोग उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सावरकर जी से एक बार अंडमान जेल के जेलर बारी ने कहा था कि 50 साल तो देखते देखते ही कट जाएंगे। इस पर सावरकर ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि ब्रिटिश अगले 50 साल भारत में रह पाएंगे? ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ, तेज तर्रार वकील और चर्चित लेखक वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम राधाबाई सावरकर और पिता दामोदर पंत सावरकर थे। वीर सावरकर अपनी विचारधारा को लेकर हमेशा से स्पष्ट रहे। बचपन से ही उनके अंदर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नासिक जिले के शिवाजी स्कूल में हुई। वर्ष 1902 में स्नातक करने के लिए उन्होंने पुणे के फर्गुसन कॉलेज में दाखिला लिया। पुणे में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया और वे आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन के हिस्सेदार बन गए। वर्ष 1906 में बैरिस्टर बनने के लिए वे इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया और अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। वर्ष 1909 में सावरकर के सहयोगी मदन लाल ढींगरा ने वायसराय लॉर्ड कर्जन के हत्या का असफल प्रयास किया और आगे चलकर कर्जन वायली की हत्या कर दी। इस मामले में मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा हुई। आगे नासिक षड्यंत्र के मामले में सावरकर को 2 आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस पर सावरकर ने कहा था कि ब्रिटिश ने मुझे 2 जन्मों की आजीवन कारावास की सजा देकर हिंदू धर्म के पुनर्जन्म को स्वीकार कर लिया है। उन्हें उनके 50 सालों की सजा और आजीवन कारावास के लिए अंडमान के सेल्युलर जेल में भेज दिया गया था, जहां उन्हें अत्यंत भयानक और क्रूर यातना दी गई। वीर सावरकर के कार्यों ने अनेक क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर किया था। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा और भीखाजी कामा के साथ मिलकर वीर सावरकर ने इंडिया हाउस में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। वीर सावरकर के द्वारा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर जो पुस्तक लिखी गई उसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई बार प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनके विचारों से इतनी घबरा गई थी कि उसे लगता था कि यदि ये विचार भारत में फैल गए तो एक और क्रांति हो सकती है। लेकिन सावरकर जी की यह पुस्तक क्रांतिकारियों के लिए एक बाइबल और गीता के समान पवित्र ग्रंथ बन गई और क्रांतिकारी उनकी इस पुस्तक से लगातार प्रेरणा लेते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह न कहकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत के द्वारा ब्रिटिश को भारत से बाहर निकालने का प्रयास बताया था। अटल जी ने भारत माता के इस वीर सपूत के बारे में एक बार कहा था कि सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग और सावरकर माने तिलमिलाहट। सावरकर न केवल महान क्रांतिकारी थे बल्कि वे महान साहित्यकार और चिंतक भी थे। हिंदुत्व, जिसके बारे में आज सर्वाधिक चर्चा होती है, उसकी आधुनिक संदर्भ में व्याख्या सावरकर जी के द्वारा ही की गई थी। दरअसल तुर्की के खिलाफत के लिए भारत में जब खिलाफत आंदोलन चला और उसके पश्चात मोपला व अन्य स्थानों पर कट्टरपंथी तत्वों के द्वारा हिंसा व अराजकता फैलाई गई, उसके पश्चात सावरकर जी यह सोचने के लिए विवश हो गए कि आखिर इस देश में रहने वाले लोग किस संस्कृति के वाहक हैं। सावरकर जी इसीलिए कहते हैं कि हिंदुत्व कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह परंपरा और इतिहास है। यह केवल धर्म और आध्यात्म ही नहीं है, वरन यह एक सर्व समावेशी तत्व है। इसीलिए सावरकर के अनुसार हिंदुत्व हिंदू धर्म की व्यापक अवधारणा को दिखाता है। उनके अनुसार किसी राष्ट्र के लिए 3 तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे भौगोलिक एकता, जाति गुण और साझी संस्कृति। और इसीलिए सावरकर कहते हैं कि वे सभी लोग हिंदू हैं जो सिंधु नदी से लेकर समुद्र तक विस्तृत इस भूभाग पर रहते हैं और जो भारत को अपनी पितृभूमि व पुण्य भूमि मानते हैं। वे कहते थे कि किसी देश में मात्र निवास करने से कोई उसका पूर्ण नागरिक नहीं बन जाता है। इसके लिए लोगों में समान संस्कृति का भाव होना आवश्यक है।
अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान होना चाहिए और इस भूमि को वे पुण्य भूमि माने। और ऐसा भी नहीं है कि पुण्य भूमि की अवधारणा सावरकर के द्वारा पहली बार दी गई थी। प्राचीन काल से ही हमें भारत के संदर्भ में पुण्य भूमि की अवधारणा प्राप्त होती है। इसके बारे में विवेकानंद भी लिख चुके हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में कुछ इस प्रकार लिखा है, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। दरअसल सावरकर ने प्राचीन विचारों को ही नई दिशा दी थी। सावरकर के विचारों में हमें तर्कवाद, उदारवाद, मानवतावाद, जन कल्याण के भी विचार मिलते हैं। उन्होंने समाज सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। वे जातिवाद के पूरी तरीके से उन्मूलन के समर्थक थे। उन्होंने सहभोज जैसे कार्यक्रम चलाए। महिला अधिकारों के लिए वे लगातार लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए एक व्यापक आंदोलन चलाया। कई मामलों में सावरकर की प्रशंसा अंबेडकर जी के द्वारा भी की गई। सावरकर राष्ट्र को एक झंडे के नीचे संगठित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हिंदुत्व की अवधारणा को गठित किया। और सावरकर का यही विचार आगे चलकर नागपुर में 1925 में हेडगेवार तक पहुंचा और उन्होंने इसी से प्रेरित होकर के आरएसएस की स्थापना की। सावरकर की अनेक महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे हिंदुत्व, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यद्यपि सावरकर के बारे में बहुत सारे विवाद भी प्रचलित हैं, जो आज भी समय समय पर उठते रहते हैं। जैसे उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब उन्हें काला पानी की सजा दी गई तो उन्होंने 1911 से लेकर कई बार ब्रिटिश को माफीनामा लिखा कि ब्रिटिश उन्हें माफ कर दें। और इसको लेकर अक्सर पक्ष विपक्ष उनके बारे में आरोप और समर्थन करते रहते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि उस समय जो क्रांतिकारी थे वो जेल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते रहते थे, क्योंकि जेल में रहने का तात्पर्य यह था कि वो अपना योगदान देश के लिए नहीं दे सकते थे। इसीलिए क्रांतिकारी किसी न किसी माध्यम से जेल से निकलते थे और पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो जाते थे। इसीलिए यह कोई माफीनामा नहीं था, बल्कि एक प्रक्रिया थी जिसके तहत आज भी हम देखते हैं जो राजनीतिक बंदी होते हैं वो कोर्ट में ये अपील दायर करते हैं कि हमें जेल से बाहर निकाला जाए। और हम तो ये भी पाते हैं कि नेहरू जी को जब नाभा जेल में बंद किया गया था तब उनके लिए मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश गवर्नर से ये अपील की थी कि उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए। तो विवाद तो चलता रहता है, लेकिन इसके बारे में सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन हमें निष्पक्षता से देखना चाहिए। दूसरा विवाद यह आता है कि गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या जो की गई वह मूलतः सावरकर के विचारों से प्रेरित थी, लेकिन इस मामले में बहुत सारी कमेटी गठित की गई है और अंत में सभी ने सावरकर को बरी किया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमिकस क्यूरिये बैठाया गया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सावरकर पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है उसके बाद इस तरह के मुद्दे उठाना तार्किक नहीं लगता है। हाँ, सावरकर के विचारों से सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उनकी क्रांतिकारिता को हम किसी तरीके से नकार नहीं सकते हैं। और आज भी यदि किसी क्रांतिकारी पर सर्वाधिक चर्चा होती है तो वो सावरकर ही हैं। और यदि आपको सावरकर के बारे में डिटेल में जानना है तो आपको विक्रम संपत के द्वारा लिखी गई सावरकर की जीवनी को डिटेल में पढ़ना चाहिए। वो 2 पार्ट में है और काफ़ी अच्छी पुस्तक है। आप सहमत या असहमत होइए, लेकिन कम से कम उनके बारे में पूरी तरीके से जानिए। अतः सावरकर का योगदान हर तरीके से महत्वपूर्ण है। आज हम सावरकर जी को उनकी जयंती पर नमन करते हैं। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।